नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन के लिए आज जुड़े हैं नेफेड के एमडी दीपक अग्रवाल। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। इस बार अगर देखें तो मॉनसून काफ़ी अच्छी रही, बुआई के नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया हैं और अब बाजार को इंतजार इसका है कि एमएसपी भी बढ़ाई जा चुकी है। तो नेफेड और बाकी एजेंसीज किस तरह की यहाँ पर खरीदारी करती हैं। मैं दालों के साथ शुरुआत कर लेती हूँ और जानना चाहेंगे, और ये काफ़ी सारी इंडस्ट्री और ट्रेडर्स भी जानना चाहेंगे कि नेफेड की इस बार क्या स्ट्रैटेजी है और क्या टारगेट्स हैं जब यहाँ पर दालों की बात होती है। तो इस बार की अगर बात करें तो जैसा आपने कहा कि इस बार बारिश भी अच्छी हुई है और हमें बम्पर क्रॉप का अनुमान भी है। और पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग किसानों से सीधे जो भी हमारे दलहन है तिलहन है उनको परचेस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बार और एक अच्छी नई व्यवस्था ये कर रहे हैं कि हम लोग ई समृद्धि का जो वर्जन था, जो पहले हम लोग जिसके माध्यम से किसानों से सीधे परचेस करते थे, उसमें अब आधार इंटीग्रेशन करा रहे हैं, जिससे कि जो पहले किसानों का पेमेंट था उन लोगों को बैंक अकाउंट हर बार फीड कराना पड़ता था। अब ये आधार सीडेड अकाउंट में सीधे बैंक के द्वारा उनके सीधे खातों में पहुंच जाएगा। और साथ साथ हम लोग इस बार पूरा जो लॉजिस्टिक प्लान है वो भी नए सिरे से बना रहे हैं और जो भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनेंगे वहां से क्यूआर टैग होके बैग्स वेयरहाउस तक जाएंगे और वेयरहाउस में लॉट वाइज एक फिर नया क्यूआर कोड बनेगा, जिससे कि हम लोग को ट्रैक एंड ट्रेस करने में आसानी हो। और उसके बाद जो हम लोग अब ऑक्शन भी पहले करते थे, ऑक्शन हम लोग विभिन्न ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते थे। नेफेड अपना खुद का एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म बहुत शीघ्र ही अगले महीने तक लेके आ रहा है और पूरा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है कि पूरे देश भर में हमारे जितने भी गोडाउन्स हैं उसके लाइव लोकेशन, उसमें कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, किस सीजन का पड़ा हुआ है, कब उसका लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था, कितना स्टॉक उसमें डिस्पोजल हो चुका है, कितना स्टॉक उसका ब्लॉक कर चुका जाकर, वो रियल टाइम सूचना आपको एक द क्लिक ऑफ द बटन हमको मिल जाएगी। इससे ये सुविधा होगी कि हम लोग जो हमारा पुराना स्टॉक है उसको हम लोग जल्दी निकाल पाएंगे और एक पारदर्शी तरीके से पूरा का पूरा जो ये प्रक्रिया है जिसमें हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसके बाद ओएमएस के माध्यम से डिस्पोजल करते हैं, उसमें सरकार को भी पूरी पारदर्शिता नजर आएगी। एब्सोल्युटली दीपक जी, ये बहुत बेहतरीन होगा। जैसे आपने कहा लाइव लोकेशन और स्टॉक का लाइव जो डैशबोर्ड आप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर सरकार को ही नहीं, ट्रेडर्स और इंडस्ट्री को भी मिलता हुआ नजर आएगा कि किस तरह की बिकवाली है और किस तरह की यहाँ पर प्रोक्योरमेंट है। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर बात करें और दालों से ही शुरुआत करें तो क्या कोई रेडी टारगेट्स हैं यहाँ पर? कैसे आप यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, कितना क्या लेना है, कब लेना है और क्या टारगेट्स हैं यहाँ पर? इसमें जैसा कि आपको जानकारी होगी, इस साल के जो आपका बजट था उसमें 3 दालों के लिए मसूर, उड़द और तूर के लिए सरकार ने ये प्रतिबद्धता जारी की है कि हम लोग 2030-31 तक हम लोग इसको आत्मनिर्भर होना है। और इसके लिए इस बार हम लोग 100% इन 3 दालों में 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे। पहले ये 25% होता था और इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि पहले हम लोग केवल एमएसपी में पीएसएस के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से और दलहन में खासकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ये अभी हर किसानों को ये वादा किया कि हम लोग 100% इन 3 दालों का प्रोक्योरमेंट करेंगे, चाहे कितना ही प्रोडक्शन उनका क्यों ना हो। इसलिए वो काम हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में होगा, जिससे कि हम लोग एक बफर स्टॉक इन 3 दालों का बना पाएंगे। साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले सीजन में किसानों को ये एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम कितना भी दाल प्रोड्यूस क्यों ना करें, सरकार उसको एमएसपी या एमएसपी से अधिक भी अगर मार्केट रेट होगा तो एक फॉर्मूला वर्कआउट किया गया, उस अधिक रेट में भी सरकार उसको परचेस करेगी इन दलहनों में। मनोज जी, अब तक दीपक जी, जिस तरह से अब तक हमने प्रोक्योरमेंट होते हुए देखी है, वो दालों के जो प्रोडक्शन है और जो प्रोक्योरमेंट नंबर्स है काफ़ी कम है। आप कहेंगे बहुत बड़ा टॉल टारगेट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने कहा? एकदम हम लोग उसके लिए पूरी तैयार हैं और हम लोग ने पूरी इसकी व्यवस्था ही बना दी है और हमारे इसकी पूरी व्यवस्था भी हम लोगों ने तय कर ली है कि आने वाला सीजन, जैसे तूर का जब सीजन होगा हमारा में भी नवंबर में जब शुरू होगा, तो पिछले बार भी हम लोगों ने तूर का अच्छा प्रोक्योरमेंट किया था और इस बार भी मैंने कहा कि जितना भी प्रोड्यूस आएगा किसानों का, पहले हम लोग केवल 25% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो स्टेट का होता था उसको प्रोक्योर करते थे। इस बार सरकार के निर्देश पे हम लोग 100% प्रोक्योरमेंट करने के लिए तत्पर हैं और इसकी सारी व्यवस्था, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था, प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाने की व्यवस्था, आईटी प्लेटफॉर्म की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। और मैंने कहा कि ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि किसान ज्यादा से ज्यादा दलहन बोने में
अपना एक उसको मोटिवेशन रहे, उसको इंसेंटिव रहे। और सरकार और भी कई सारी स्कीम्स लेके आ रही है दलहन को बढ़ाने के लिए, चाहे वो सीड प्रोडक्शन का हो, सीड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हम लोग जो नई टेक्नोलॉजीज हैं क्रॉपिंग की उसकी हो, पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउसिंग की हो, सीड जो हमारा लॉस होता है उसको रिडक्शन करने के लिए हो। तो ये सारा जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग 2030-31 तक ये चाहेंगे कि हमारा जो इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस है शून्य हो जाए। और हम लोग इसका जो एक्सपेक्टेड हम लोग जो प्रोडक्शन 30-31 तक देख रहे हैं वो अराउंड 325 लाख मीट्रिक टन का हम लोग प्रोक्योरमेंट सोच रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन सोच रहे हैं। और वर्तमान में जो आप फिगर की बात की, पिछले जो वित्तीय वर्ष था हमारा 2024-25, उसमें हम लोग ने करीब 42 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने दलहन और तिलहन प्रोक्योर किया। और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले नेफेड एक इकलौती एजेंसी थी जो प्रोक्योरमेंट करती थी, लेकिन अब एनसीसीएफ भी हमारी एक सिस्टर जो कोऑपरेटिव बॉडी है वो भी अब प्रोक्योरमेंट करती है। तो दोनों मिलाकर हम लोग पूरा ये आश्वस्त हैं कि इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे। ऑल राइट, यानी कि काफ़ी बड़े काम की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दीपक जी, ये तो बात हुई दालों की। जहाँ तक खाने के तेलों की बात है, इस इंडस्ट्री ने आपको बहुत सराहा है, बिकॉज एक तो प्रोक्योरमेंट शुरू हुई और अच्छी खासी भी यहाँ पर हमने होते हुए देखी है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे टारगेट्स यहाँ पर हैं। दालों के बारे में आपने हमें बताया कि 2031-30 तक जिस तरह के टारगेट्स हैं, जो प्रोडक्शन है और जिस तरह की प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है। जब खाने के तेलों की बात है, ये थोड़ा सा और भी असमंजस वाला एरिया है, क्योंकि हम 60-65%, कुछ तो इंडस्ट्रीज ऐसा भी बोलती हैं कि शायद हम 70-75% भी अपनी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर भी आत्मनिर्भरता की बात की गई है। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को, प्रोक्योरमेंट को? इसमें भी देखिए, हम लोग सोया का प्रोक्योरमेंट सोया ऑयल के लिए, मस्टर्ड का प्रोक्योरमेंट मस्टर्ड ऑयल के लिए, ग्राउंडनट का प्रोक्योरमेंट ग्राउंडनट ऑयल के लिए हम लोग 3 दालों में वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक छोटी क्वांटिटी में कोपरा भी कर रहे हैं। तो इन तीनों दालों के लिए भी हम लोग ने जितनी भी पिछले साल से हम लोग ने अधिक प्रोक्योरमेंट मस्टर्ड का इस सीजन में किया है, और उसका डिस्पोजल भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और आने वाले सीजन, जैसे अभी जस्ट हमारा अक्टूबर में हमारा सोया का प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के उन स्टेट्स में। पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने रिकॉर्ड सोया का प्रोक्योरमेंट किया था, और इस बार और हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस बार हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि इस बार हम लोग फार्मर्स का प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले हम लोग सीजन के शुरुआत में इसका रजिस्ट्रेशन खुलता था। अब आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ही डालना है कि आप अपना प्रोड्यूस नेफेड को या एनसीसीएफ को, जैसा भी जो भी डिस्ट्रिक्ट जिसको अलॉट होता हो, वहां पर उसको आप सेल करने के लिए इच्छुक हैं। आप हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में आइए, और हम लोग का अब हर प्रोक्योरमेंट सेंटर में एक पॉस मशीन होगी, जैसे अब पीडीएस में लग गया है। वो पॉस मशीन के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आप अपना प्रोड्यूस को बेच सकेंगे, और बहुत तीव्रता के और पारदर्शी तरीके से आपका पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान पहले हमारे सेंटर्स में आके सोया या अन्य उत्पाद नहीं बेचते थे, आने वाले समय में वो किसान हमारे अपने जो उत्पादन है वो हमारे सेंटर्स में आकर उसको बेचेंगे, और इससे हमारी एक आत्मनिर्भरता में भी बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ जो किसान है वो प्रोत्साहित होंगे कि वो और अपने एरिया जो है एरिया एक्सपेंशन ऑयल सीड्स का करें, और अपनी जो आपका पर एकड़ जो हमारी जो उत्पादकता है उसको भी बढ़ाएं। दीपक जी, अब मैं मूव ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर प्याज की तरफ, और यहाँ पर कुछ कंसर्न ज़रूर सुनने को मिली हैं प्रोक्योरमेंट के चलते। नेफेड के ऊपर कुछ यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, इस तरह की भी कुछ खबरें हैं, लेकिन एक क्लैरिटी यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे। अच्छी खासी प्रोक्योरमेंट हुई है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और ये जो इतनी सारी स्टोरीज हैं, खबरें निकल के आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो प्याज के विषय में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्याज एक पेरिसेबल कमोडिटी है, मतलब उसका बहुत लॉन्ग सेल्फ लाइफ नहीं है। ये करीब करीब 3-4 महीने का ये पूरा प्रोक्योरमेंट और इसका डिस्पोजल का सीजन होता है। और इसमें जो स्टोरेज होता है, सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, स्टोरेज जो होता है, इसका स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट वेयर हाउसेस में नहीं होता। ये चॉल्स में जो भी सोसाइटीज परचेस करती है वो अपने लैंड पे टेम्परेरी चॉल्स बनाती है, और उसी में ही वो उसको स्टोर करती है। जो आपने एक एफआईआर का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एफआईआर नहीं थी। एक सोसाइटी, चूंकि हम लोग ने ईओआई एक अखबार में निकाला था, अखबार में निकालने के बाद हम लोग ने करीब 25, इस बार, पिछले बार ये नंबर्स बहुत ज्यादा थे, इस बार हम लोग ने ये नंबर्स कम किए जिससे कि हमारी मॉनिटरिंग इजी हो। और इस बार हम लोग ने मैंडेट किया कि एक सोसाइटी के पास कम से कम 5000 मीट्रिक टन का स्टोरेज मिनिमम हो, तभी हम उसको आबद्ध करेंगे। तो हम लोग ने इस बार 25 सोसाइटीज को हम लोग ने संबद्ध किया था इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। उसमें एक जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी को उस समय वहां स्टेट के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उसको लिक्विडेट कर दिया था, कि उसकी मान्यता समाप्त कर दी थी।
उस सोसाइटी ने उस मान्यता समाप्त होने की जानकारी हमें नहीं दी थी, और जिसके कारण जो भी पेपर्स उसके पास थे उस पेपर्स के बेसिस पे उसको ईओआई में उसको ले लिया गया। जैसे ही हमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाद में पता चला कि वो सोसाइटी की मान्यता खत्म कर दी है, हमने उसमें पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई, उसका सारा स्टॉक हमने अपने कस्टडी में लिया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उसमें कोई भी प्रोक्योरमेंट का नुकसान नहीं हुआ है, कोई किसानों का नुकसान नहीं हुआ। एक टेक्निकल एक जो एंगल था कि भाई उसकी मान्यता खत्म हो गई थी, उसने अपने पुराने कागजात देकर हम लोग से काम ले लिया था, उसके बेसिस पे उस पर हम लोग ने मुकदमा दर्ज कराया। और अभी मेरी जानकारी में आई है कि शायद वो ऑर्डर जो मान्यता खत्म करने का था वो उन्हीं के माध्यम से वो वापस शायद रिस्टोर भी हो गया है। तो इसलिए कोई इसमें कोई सब्सटेंटिव एरर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी सोसाइटीज थी सब का नाम वहां के लोकल अखबारों में भी कम से कम 1.5-2 महीने की प्रक्रिया चलती है, सब जगह ये दिया गया था। किसी का भी ऑब्जेक्शन उस सोसाइटी को लेके नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमारे पास जानकारी है हमने तत्पर पूर्वक उसमें कार्रवाई की है। आगे बढ़ना चाहेंगे, और जिस तरह से आपने पहले यहाँ पर बताया दीपक जी कि काफ़ी कुछ यहाँ पर आईटी के तौर पर किया जा रहा है। लाइव यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से प्रोक्योरमेंट है, जिस तरह से सेलिंग है, ओल्ड स्टॉक की बिकवाली होगी, किसानों को भी इसके साथ में यहाँ पर अलाइन किया जा रहा है। और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है नेफेड से आने वाले समय में? इसमें देखिए, नेफेड में आईटी के अभी उसको आईटी का सिस्टम यूज करने के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कदम उठाया है। इसमें हम लोगों ने पूरा ईआरपी सॉल्यूशन हम लोग इसी वित्तीय वर्ष के एंड तक हम लोग अचीव कर लेंगे, और उसका मैक्सिमम पोर्शन दिसंबर तक अचीव कर लेंगे। इसमें जो कर क्या रहे हैं, देखिए अगर पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखें तो हमारा पूरा का प्रोक्योरमेंट और डिस्पोजल प्रोसेस अगर देखें तो प्रोक्योरमेंट हम लोग ई समृद्धि के पोर्टल के माध्यम से करते हैं। उसके बाद वो हमारा वेयरहाउस में चला जाता है। वेयरहाउस में जाने के बाद उसको हम लोग ओएमएस के माध्यम से ओपन मार्केट ऑक्शन, या फिर जो सरकार जैसा निर्देश देती है किसी स्टेट के लिए या किसी सोशल सेक्टर स्कीम के लिए उसको ब्लॉक करना होता है तो उसको ब्लॉक किया जाता है। और उसके बाद वो वेयरहाउस ऑक्शन करने के बाद जब वेयरहाउस खाली होता है फिर वो वेयरहाउस दोबारा हम लोग का प्रोक्योरमेंट के बाद भरता है। ये पूरा का पूरा सर्कल है। अब इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड पूरा सिस्टम बना लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि ई समृद्धि का वर्जन 2 एक बहुत ही एडवांस वर्जन है, जिसमें कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 99% ऑटोमेटेड है, जिसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका सारा का पार्ट डिजी क्रॉप से उसको इंटीग्रेट किया गया है कि आपका क्रॉप आपने कितनी लैंड पे कितना क्रॉप लगाया वो भी इंटीग्रेट हो गया है। आपका स्वामित्व का लैंड रिकॉर्ड्स वो भी कई सारे स्टेट्स में इंटीग्रेट हो गया है। उसके बाद आधार कार्ड पहले से आपका सीडेड है, बैंक लिया हुआ है, बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी वहां पे इंटीग्रेटेड है। तो सिंपली आपको आकर अपना एक जो नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से आप अपने प्रोड्यूस को बेच पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, जो मैंने बताया, जो सबसे कठिन स्टेप था, जो वेयर हाउसिंग को पूरा का पूरा पारदर्शी करना। तो हमने हमारे जितने भी वेयर हाउसेस हैं हमने उसका सबका जियो लोकेशन लेके उसको डाल दिया है उसमें और हम लोग अब EWHR कर रहे हैं, मतलब ई वेयर हाउस रिसिप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट। जैसे ही वो वेयर हाउस में सामान आएगा उसका एक EWHR निकलेगा। EWHR ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में फीड हो जाएगा, जिससे कि वेयर हाउस में जो भी क्वांटिटी आप बढ़ रही है घट रही है वो तत्काल रियल टाइम हम लोग को रिफ्लेक्ट हो पाएगी। उसके बाद जैसे ही ऑक्शन, उसके बाद उसका ऑक्शन लगता है। ऑक्शन का भी प्रोसेस मैंने कहा कि अभी भी वर्तमान में हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन अब नेफेड ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि नेफेड अपना ई ऑक्शन पोर्टल लेके आ रहा है, nefex.in। ये हम लोग अगले माह के अंत तक ही इसको लॉन्च कर देंगे। और इसमें एक बहुत ही पारदर्शी और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑक्शन पोर्टल है। मैं इस दावे के साथ बोल सकता हूं एटलीस्ट भारतवर्ष में जितने भी ऑक्शन पोर्टल वर्तमान में प्रिवेल कर रहे हैं उसको हम लोगों ने सबको स्टडी किया, प्लस विदेशों के भी ऑक्शन पोर्टल को स्टडी करते हुए हम एक बहुत ही बढ़िया ई ऑक्शन पोर्टल लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से हम लोग अपनी जो भारत सरकार के ओएमएस में ऑक्शन होता है उसको ऑक्शन को हम लोग संपादित कर पाएंगे। और उसका जैसे ही वो ऑक्शन होता है उसमें जो भी क्वांटिटी ऑक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली एक पूरा प्रोसेस से जो उसका चाहे तो डिलीवरी ऑर्डर जारी करना होता है या डिलीवरी चलान फीड करना पड़ता है या व्हीकल नंबर डालना पड़ता है, सारा का सारे प्रोसेस ऑटोमेटेड है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और वो फिर EWHR से रिड्यूस होकर वेयरहाउस में स्टॉक जो हमारा वो अपडेट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, नेफेड इज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंसी नाउ टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ AI इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे वेयरहाउस में जो रिकॉर्ड में हम लोग को स्टॉक दिखाए जा रहे हैं और जो एक्चुअल फिजिकल स्टॉक है उसमें कितनी बार अंतर आता है।
विभिन्न कारणों से आता है। तो हम लोग ऑलरेडी एक सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें एआई का यूज करते हुए हम लोग क्या अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं विभिन्न कैमरों के माध्यम से। नंबर 2, क्वालिटी में भी आजकल विजुअल और वीडियो एनालिटिक्स काफी आ गई है, उसको यूज करते हुए हम जो क्वालिटी का जो प्रोक्योरमेंट हम लोग एफएक्यू का भारत सरकार के माध्यम से करते हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग मीन्स टू यूज एआई इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी पैरामीटर्स फॉर अंडर पीएसएस एंड पीएसएफ। वेल एब्सोल्युटली दीपक जी, जो कुछ आपने हमें बताया ऐसा लगता है कि आईटी एकदम फोर फ्रंट पे है एज ऑफ नाउ नेफेड के साथ। एंड कांग्रेचुलेशंस, जैसे आपने कहा कि वो ई ऑक्शन पोर्टल नेफेड यहाँ पर बहुत जल्दी लेके आ रहा है इस मंथ के अगले मंथ के एंड तक, जैसे कि आपने बताया। आपने बहुत बड़ी बड़ी प्रोक्योरमेंट्स की यहाँ पर बात तो की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैपेसिटी लिमिटेड है। क्या प्राइवेट वेयर हाउसेज के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है, और खरीफ की प्रोक्योरमेंट से पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर है कैपेसिटी के लिहाज से? देखिए, हम लोग जो अभी वेयर हाउसिंग करते हैं, हम लोग मुख्यतः सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो विभिन्न स्टेट्स की होती है उनके माध्यम से जितने वेयर हाउसेज लेते हैं। लेकिन वेयर हाउसिंग को अब और तरह से स्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग ने एक जो WDRA है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके जो मानक है हम लोग ने स्टेट्स को, और भारत सरकार ने भी, कृषि मंत्रालय ने भी स्टेट्स को लिखा है कि हम लोग केवल WDRA एक्रेडिटेड गोडाउन नहीं लें, जिससे कि हम लोग का जो गोडाउन में एक यूनिफॉर्मिटी और एक जो हमारा स्टोरेज लॉस था उसमें कमी आने पाए। ये तो बात हुई क्वालिटी की। जहां तक क्वांटिटी की बात है, ये थोड़ी डिस्पैरिटी है विभिन्न स्टेट्स में। कई स्टेट्स में वेयर हाउसिंग कैपेसिटी मोर देन एडिक्वेट है, कई स्टेट्स में इसकी शॉर्टेज है, इसमें कोई दोराई नहीं है। उसको पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लेके आए हैं, और उसमें नेफेड भी उसमें वन ऑफ दी पार्टनर्स हैं। जो उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, पैक्स, ये मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में भारत में विभिन्न गांव में पैक्स फैली हुई हैं। इन पैक्स को वहां पर कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के कुछ सब्सिडी के माध्यम से उनको ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो आप 500 मीट्रिक टन से लेकर 1000 मीट्रिक टन तक के गोडाउन्स वो अपने लोकल लेवल पे बनाएं, अगर उसके पास जमीन उपलब्ध है। और नेफेड और एनएफेड जैसी कई सारी एजेंसियां, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे आपके एनसीसीएफ हो, ये लोग उनको एक हायरिंग एश्योरेंस दे रहे हैं हम लोग की। अगर आप अपनी ये वेयरहाउस अगर आप लोकल लेवल तक बनाते हैं तो उसको हम लोग हायर करेंगे, एक हायरिंग एश्योरेंस हम लोग आने वाले सालों को उनको देंगे। उससे कई सारे फायदे होंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा कि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर वेयरहाउसिंग कर पाएंगे, जहां पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है वहीं से हम लोग एक नजदीकी डिस्टेंस में उसको स्टोर कर पाएंगे। साथ साथ कितनी बार क्या होता है, जब वापस वही दाल या वही तिलहन अगर वापस गांव में जाना हो या आसपास जाना हो तो हम लोग का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी थोड़ा घटेगा। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि भी जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो एक बहुत बड़ा एक फाउंडेशन स्टोन है पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट की। उनको थोड़ा आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा और वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक सेंटर बन जाएगी, वही प्रोक्योरमेंट करने के लिए, वेयरहाउसिंग करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए। तो एक पूरा का पूरा तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक विकसित हो जाएगा। हम लोग ने अभी तक 328 से ज्यादा पैक्स को ऑलरेडी ये हायरिंग एश्योरेंस दे दिया है, और हमारा लक्ष्य है 2500 तक का इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कि हम लोग 2500 क्रेडिट सोसाइटी को हायरिंग एश्योरेंस देंगे। उसी तरह विभिन्न एजेंसीज, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने कई सारी एजेंसीज को एक मोटिवेट किया है और उनको प्रोत्साहित किया है कि आप लोग इस तरह का जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी अगर अपने सोर्सेज से और भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड गए सब्सिडी से अगर कोई वेयरहाउस बना रही है जो WDRA के मानक के अनुरूप हो तो उनको हम लोग हायरिंग इंश्योरेंस दें। तो इस तरीके से विश्व की ये सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज भंडारण योजना के अंतर्गत बहुत सारे हजारों की संख्या में गोडाउन्स बनेंगे, और उसमें हम लोग अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर से उन अपने प्रोड्यूस को लाकर उन वेयरहाउस में स्टोर करेंगे, जिससे कि जो आने वाले समय में वेयरहाउसिंग कैपेसिटी के एक डिस्पैरिटी की बात हो रही है, इसको पूरा करने के लिए काफी हद तक हम लोग को सहूलियत मिलेगी। पॉइंट टेकन। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। काफ़ी सारे सवाल और हैं, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। लेकिन रियली अप्रिशिएट कि आपने यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और आपने सभी सवालों के बहुत इत्मीनान के साथ यहाँ पर जवाब भी दिए हैं। आशा यही है कि हमारे दर्शकों को जो भी सवाल थे उन सबके जवाब आपसे यहाँ पर आज उन्हें मिले हैं। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। वल इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।